देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। नजर डालेंगे पश्चिम बंगाल की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी हुए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 78.77% तक मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 3 बजे तक 70% तक मतदान हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी हुए हैं, तो वहां पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 78.77% तक मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 3 बजे तक 70% तक मतदान किया गया है। तो दूसरी बड़ी खबर को चल रहे हैं, जहां पर आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राज्य में चल रहे चुनावों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोग लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं और यह संकेत है कि इस बार बंगाल में बदलाव निश्चित है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि राज्य में विकास और शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है वे एक स्थिर और विकासशील सरकार की ओर कदम बढ़ाएं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संविधान और लोकतंत्र के साथ खेलते हैं, उन्हें बंगाल के लोग जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में आम लोगों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। उनका कहना था, हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल को एक बेहतर और समृद्ध राज्य बनाना है। फिलहाल इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है? जी अनूप जी, ये बताइए, जो नदिया की इस जनसभा में नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान की बात कही, जमीनी स्तर पर क्या वाकई में ऐसा माहौल है? क्या लोगों में बदलाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल प्रशिस्ति, देखिए समझने वाली बात यह है कि निश्चित रूप में चाहे विरोधी विपक्ष जो भी कुछ कहे, मगर आज भी नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए एक ब्रांड हैं। जब जाते हैं तो आप देख रही हैं, जब से आप बंगाल कवर कर रही हैं, बंगाल को लेकर जब खबर कर रही हैं, तो देखिए कितनी भीड़ होती है प्रधानमंत्री की जनसभाओं में। वो निश्चित रूप से अगर वो भीड़ 50% भी कन्वर्ट होती है तो उसका सीधा असर वोट परसेंटिंग में होता है। मैं आपको और दर्शकों को थोड़ा सा बिहार का एग्जाम्पल देते हुए बंगाल में ले जाना चाहूंगा। आप देखिए, बिहार में जितनी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वहां भीड़ था। विपक्ष ने हमेशा भीड़ को खारिज किया, कहा कि यह भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होगी, यह भीड़ बुलाई गई है। तो अगर यह भीड़ बुलाई गई थी तो आप देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बिहार में, बिहार राज्य बनने के बाद 1912 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी का नतीजा आज भी देखिए, जब हम खबर कर रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अब तक लगभग 72% से ऊपर वोटिंग बंगाल में हो चुका है, जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है। तो क्यों ना माना जाए कि अभी भी एक बड़ा फैक्टर है मोदी का जनसभा। हर जगह मोदी की जनसभा के लिए जब भी पार्टी की लिस्ट बनती है, प्रत्याशी सबसे ज्यादा इस समय डिमांड नरेंद्र मोदी की होती है। तो ये माना जाए कि मोदी ने हिंदुत्व कार्ड भी बंगाल में खेला है और विकास रोजगार से भी ममता को घेरने की कोशिश की है। प्रशिष्टि, ठीक है अनूप जी, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना भी साधा है। इस बयान पर टीएमसी या स्थानीय नेताओं की क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, मगर आपको सीधे बता दें कि वहां कोई और से लड़ाई नहीं है भाजपा की टीएमसी यानी कि ममता से है, और ममता की भी लड़ाई भाजपा से है। तो वहां ये मत मान के चलिए कि कोई और दल है। वहां सीधे सीधे ममता फाइट कर रही है भाजपा से, भाजपा फाइट कर रही है ममता से। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, और अगर न्यूज़ 7 हिंदी की पीसीआर टीम इसको ब्रेक कर दे, डेस्क के लोग ब्रेकिंग चला दें कि अब हम लोग सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं कि इसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने वोट दिया है, जिसके वजह से वोटिंग परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशिष्टि, और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ होती है और नरेंद्र मोदी के अंदर ये क्षमता है
कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके जहन तक जाते हैं, उनको नब्ज को पकड़ते हैं और उसको वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। बीजेपी ने रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का वादा भी किया है, तो क्या स्थानीय लोगों के लिए ये मुद्दे कितने अहम हैं? क्या ये चुनाव में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं? आपका क्या कहना है? बिल्कुल गेम चेंजर। देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पहले तो मारपीट से बचना चाहिए। अभी जब हम खबर कर रहे हैं, इसके पहले एक विजुअल आया जिसमें उनके विधायक प्रत्याशी को दौड़ा के गाली गलौज किया जा रहा है, मारने के लिए दौड़ाया जा रहा है, एक सुरक्षा कर्मी बचाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टीएमसी के लिए खतरा है। टीएमसी अब इसको भाजपा भुनाएगी। आप इस वीडियो को जब आप खबर करने के बाद देखिएगा, कल के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार नेता इसको कैसे भुनाएंगे। तो टीएमसी को इससे भी बचना चाहिए। और रही बात विकास, तो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे बंगाल में और उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त की बात बंगाल में जाके कही, उन्होंने रोजगार की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी और बड़े उद्योगपति जो आके उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा रहे उसकी बात उन्होंने बंगाल में कही। सेम इसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी ने बंगाल में कहा बंगाल के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मगर ममता दीदी करने नहीं देती हैं। यानी कि अब ये सीधा जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाके बोल रहा है तो आप मान के चलिए कि वो बंगाल फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। आने वाले चरणों के मतदान पर क्या ये जो रैली की है नरेंद्र मोदी ने, इस रैली का कितना असर पड़ सकता है? क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा भी मिल सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। देखिए, जिन विधानसभाओं में जिन विधानसभा में चुनाव हो रहा है वहां नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है। प्रशिष्टि। और जहां आज रैली नरेंद्र मोदी ने किया, यहाँ आगामी दिनों में वोटिंग होने हैं, तो इसका सीधा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भाषण नहीं संवाद करते हैं, और जब व्यक्ति संवाद करता है तो लोगों की मानसिक स्तर को समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात है 2014 से 2026 के बीच में वो एक ऐसे मजे हुए नेता हो गए हैं कि माहौल को भाप के वो अपने स्पीच को शुरू करते हैं। यानी कि अन्य राजनीतिक लोगों को, अन्य राजनीतिक दलों को नरेंद्र मोदी की सभाओं से सीखना भी चाहिए, जिसका वोट में कन्वर्ट होता है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। अनेक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से बीच भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जगतदल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुमार ने 29 पन्नों की शिकायत में आरोप लगाया है
कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया है। शिकायत का केंद्र बिंदु ममता बनर्जी के कथित भाषण है, जिनमें उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ सांकेतिक और उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल किया। याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए हिंसा के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल की कार की पिछली खिड़की पर कथित तौर पर पत्थर से हमला किया गया, जिससे वह टूट गई। उन्होंने कहा, जब हम आसनसोल के रहमत नगर में एक पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे थे तब मेरी चलती कार पर पत्थर फेंका गया। यह बिल्कुल साफ है कि इसके पीछे कौन है। यह चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश है। हमने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पहले तो आप फिलहाल ये वीडियो देखिए। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी मधुमिता जी। मधुमिता, आवाज आ रही है आपको? हाँ, प्रशस्ति आवाज आ रही है। मधुमिता, ये जो आसनसोल के रहमत नगर में अग्निमित्रा पॉल की कार पर पत्थरबाजी हुई है, तो क्या मौके पर हालात अभी वहां कैसे बने हुए हैं? क्या कुछ स्थिति है पूरी तरह, क्या नियंत्रण में है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? प्रशस्ति लगातार न्यूज़ 7 हिंदी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है जी। पश्चिम बंगाल में आज फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बीच तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आई जो नहीं होना चाहिए था। बम फेंकने की घटनाएं आई, पत्थरबाजी की घटनाएं आई। आपको बता तो कुमारगंज सीट है दक्षिण मिदनापुर की, वहां पर भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार पर हमला हुआ। इसके अलावा अग्निमित्रा पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, उनके कार का कांच भी टूट गया। इसके अलावा तमाम तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं आई। फिलहाल अभी तक जो वहां पर अपडेट सामने आ रही है, अब हालात काबू में है। वहां पर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है ताकि इस तरह की अगली घटनाएं सामने ना आए। मधुमिता, इसी में एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की है? क्या किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी, और आगे इस जो झड़प हुई है इस पर जांच जारी है। ठीक है, एक चीज और बताइए, ये अग्निमित्रा पॉल ने इसे चुनाव को प्रभावित करने की साजिश बताया है, क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान भी लिया है? चुनाव आयोग ने नहीं, लेकिन बता दें प्रशस्ति, इस पर अग्निमित्रा ने कहा कि वो जानती है कि आखिर ये जो हरकत है, ये पत्थरबाजी हुई है, ये किसके द्वारा की गई है, और उन्होंने इस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। ठीक है, एक आखिरी चीज पूछना चाहेंगे मधुमिता आपसे, इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? क्या अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है? बिल्कुल प्रशस्ति, क्योंकि इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आई और चूंकि मतदान स्थल पर इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पूरी तरह से चाक चौबंद का माहौल दिखाई दे रहा है। ठीक है मधुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल की कार की पिछली खिड़की पर कथित तौर पर पत्थर से हमला किया गया, जिससे वह टूट गई। उन्होंने कहा है कि जब हम आसनसोल के रहमत नगर में एक पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे थे तब मेरी चलती कार पर पत्थर फेंका गया। फिलहाल ये बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कौन है, ये चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश है। तो वहीं प्रशासन ने इस पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कर दिए हैं। तो यही एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। भाजपा ने इटावा का विकास रोका है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल तमिलनाडु में बीजेपी हार रही है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी महिलाओं को बांटना चाहती थी। गाजीपुर में बीजेपी वालों ने पत्थर चढ़ाए, पुलिस के साथ मिलकर पत्थर चढ़ाए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इटावा से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है।
उन्होंने भाजपा ने इटावा को विकास रोका है कहा है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि बंगाल तमिलनाडु में बीजेपी हार रही है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी, बीजेपी महिलाओं को बांटना चाहती थी। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि गाजीपुर में बीजेपी वालों ने पत्थर चलाए हैं, पुलिस के साथ मिलकर पत्थर चलाए गए। फिलहाल ये बाइट देखिए। बहुत सारी जानकारी चंबल हुआ करता था, चकरनगर का क्षेत्र था, आज यहाँ विकास जो आपके टाइम पे कराया गया और यहाँ आप बहुत समय बाद आपका आना भी हुआ है, क्या लग रहा है ये क्षेत्र के? मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दूंगा। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। कथा का कार्यक्रम है और अमूमन गांव में इस समय पर बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होते हैं और पौराणिक, धार्मिक और कथाओं के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी जानकारी जो आध्यात्म की है उसको सरल भाषा में, कहानियों के रूप में और भावनात्मक तरीके से लोगों तक जोड़ने का और जुड़ने का उन कथाओं के माध्यम से मौका मिलता है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है, धर्म का रास्ता खुशहाली का रास्ता है, धर्म का रास्ता कोई भेदभाव नहीं रखता है। उसी रास्ते पे चल करके आज 1008 पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर उनका आशीर्वाद लेने में पहुंचा। और ये इलाका बहुत पिछड़ा था, वो एक ऐसा इलाका था एक समय पर जहां पर ये माना जाता था कि इस इलाके में आने से आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के समय पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ और उसी का परिणाम यह है कि पुल बनना, सड़कें बनना, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना, पुलिस का 100 नंबर गांव तक पहुंचना, जानवरों के लिए इलाज के लिए वो पहुंचना। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इस सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पे भेदभाव किया है। बीजेपी की सरकार इटावा के विकास को रोक करके इटावा को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी इटावा की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया, यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा सरकार ने किया है। ये किसानों को पीड़ा दे रही है, ये किसानों के सामने संकट पैदा कर गई सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर वहाँ लोग वोट कर रहे हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। अब सत्ता और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिला आरक्षण बिल को लेके, महिलाएं विरोध कर बिल को रही लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया है और इन लोगों की वजह से महिलाओं को हक नहीं मिलता और तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं। बीजेपी 100% महिलाओं के खिलाफ है। आज अगर हम अपने चैनलों को देखें तो इसमें से कोई चैनल नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, तो उसका कुछ तो मानक होगा, किस मानक पे हम तय करते हैं। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्हें संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण के साथ साथ उनके सम्मान की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं? जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी, ये बताएं कौन है आधी आबादी में? आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं।
कहा जा रहा है बंगाल में SIR के बहाने बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, वोट काटकर बीजेपी सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। उससे कुछ होना नहीं है, बीजेपी हारे जा रही है। सर, शंकराचार्य के साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या कहोगे सर? हमें तो न जाने कब से प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली थी। अगर आंखें खुली रहती तो शायद पहले से देख रहे हो। अच्छा, सरकार में अगर आप आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय में है, न्याय मिले जिससे, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो न्याय का रास्ता है उसको अपना करके भूमाफिया कोई भी हो कानून से बाहर नहीं हो सकता। सर, लखनऊ मेयर के द्वारा नहीं, मुझसे हम कुछ नहीं कहेंगे। लगातार स्कूलों की गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के हमारे राम आसे विश्वकर्मा जी और तमाम समाजवादियों के साथ अपमान और अपमानित किया। अपमानित ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों से पुलिस ने मिलकर के पत्थर चलवाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस और बीजेपी मिलकर के पत्थर चलाएगी? आजकल तो जमाना ऐसा, वीडियोस हैं, लेकिन सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। जिसके पत्थर से पुलिस वाला एक ही पत्थर में गिर पड़ा था जमीन पर, वो बीजेपी के लोग जिन्होंने पत्थर छतों पे रखे थे, पत्थरों को आने से पहले इंतजाम करके रखा था, उन पे क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ी है। भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है सर, हर विभाग में भ्रष्टाचार, इस पर क्या कहोगे? मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप आंखें हैं लोकतंत्र। अगर हम अपना तर्क, अपना पक्ष रखते हैं तो वही हमारे मीडिया के लोग भी खुली आंख से देखते हैं कि कहां क्या हो रहा है। मुझे खुशी है कि एक हिम्मत और बहादुर पत्रकार ने ये कहा कि बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को इतना किसी ने नहीं लूटा हुआ जितना बीजेपी ने लूट लिया। स्कूलों की फीस और किताबों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों को बीजेपी हटाइए, और हमेशा के लिए बीजेपी हटाइए। महाराष्ट्र में वीडियो सामने आया है जहाँ पे भाजपा के महिला मोर्चा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ की लोकल महिलाओं को बहुत परेशान होना पड़ा। यहाँ जो महिलाएं उन्हें बुलाई थी, उन्हें पता ही नहीं था क्यों बुलाया था। और बीजेपी पूरा विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कल विपक्ष में आना है, और जब विपक्ष में आ जाएंगे हम तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर ली बीजेपी ने। आप खुद बताओ, जब महिला आरक्षण का बिल पास हो गया, एक्ट बन गया है, तो ये धरना प्रदर्शन किस लिए, किसको जागरूक करना चाहती बीजेपी? ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।